नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दिन बहुत गिने चुने रह गए हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के दिन भी बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं क्योंकि उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप के हार जाने की पूरी संभावना है। हाँ, लेकिन वो कुर्सी से नहीं जाएंगे, उनकी ताकत कम हो जाएगी। बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान वॉर में फंसे हुए हैं, जंग से निकलने के लिए उनके पास 3 विकल्प बताए जा रहे हैं। उनके सिपह सालार उनको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। अमेरिका में 3 नवंबर 2026 को मिड टर्म चुनाव है। उससे पहले यह सारा रायता ट्रंप को समेटना होगा, नहीं तो ट्रंप अपने ही देश में रेले जाएंगे। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल ही मिडिल ईस्ट की जंग कब रुकेगी। खबर है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद उन्होंने सारे फैसले ट्रंप पर छोड़ दिए हैं। ट्रंप के सामने 3 बड़े विकल्प हैं, लेकिन वो किसी एक को भी चुनने की स्थिति में नहीं है। ट्रंप चले थे ईरान में रिजीम चेंज करने, यहां अपनी ही कुर्सी खतरे में पड़ गई। मिड टर्म चुनाव से ठीक पहले ट्रंप को बड़ा झटका लग गया। उनकी अप्रूवल रेटिंग में भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी जनता लगातार ट्रंप को नकार रही है और कह रही कि जो डोनाल्ड ट्रंप $4 बचाने आए थे वो 40 गंवा चुके हैं। वो 4 पैसे वाली कहावत, उसको मैंने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। खैर, अब ट्रंप के पास 3 ऑप्शंस क्या हैं? क्या करें डोनाल्ड ट्रंप? कौन बनेगा करोड़पति का सेट तो है नहीं। ऑप्शंस 4 भी नहीं मिल रहे, 3 ही मिल रहे हैं। क्या है 3 ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर 1, ईरान के परमाणु कार्यक्रम जारी रखने पर बातचीत कर लें कि ठीक है, आप अपना परमाणु कार्यक्रम चलाइए, लेकिन यह लिख कर दीजिए कि आप परमाणु बम कभी नहीं बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, ईरान पर और ज्यादा आर्थिक दबाव बनाएं, नाकेबंदी बढ़ा दें, लेकिन ये तो पहले से कर रहे हैं, इससे तो कुछ हासिल हो नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन रहने ही देते हैं। ऑप्शन नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट ऑप्शन, ईरान पर सबसे बड़ा हमला करें, ईरान का भूगोल बदल देंगे। थर्ड ऑप्शन, ईरान पर सबसे बड़ा सैन्य हमला कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुआं है, पीछे खाई है। डूबना तो है, चाहे कुएं में डूबे चाहे खाई में गिरे। सिर पर मिड टर्म इलेक्शंस का दबाव है, हाथ में सुलगता मिडिल ईस्ट का बारूद है। हां, खबर चाइना से भी मिल रही है, ताइवान पर हमले की तैयारी शुरू कर रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले यह खबर मैं कहीं पढ़ रहा था। अब यहां से ट्रंप ने अगर कोई सख्त फैसला लिया तो अमेरिका की ऐसी तैसी होगी। अगर शांत रहे तो ईरान ऐसी तैसी कर देगा। साफ है, मिडिल ईस्ट की इस टेंशन ने ट्रंप की रातों की नींद उड़ा कर रख दी। बेचैन हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमले करते हैं तो ईरान जबरदस्त पलटवार करता है। ईरान मिडिल ईस्ट के बेस को रेल देता है, जॉर्डन में घुसकर मारता है, बहरीन कुवैत को बुलाकर मारता है। सऊदी के ऊपर हालांकि अभी तक हमले नहीं हुए, लेकिन सऊदी के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिस को निशाना बनाता है। अब आपको बताते हैं अमेरिका में ट्रंप की फिलहाल की स्थिति क्या है। खाड़ी में तो बहुत बुरी स्थिति है। मिडिल ईस्ट में तो अमेरिका अपनी तो छोड़िए, अपने सैन्य बेस की तो छोड़िए, अपने साथियों की सुरक्षा नहीं कर पाया। और ईरान जब चाहता है तब मिसाइल दागता है, और इस मिसाइल दागने का असर डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग पर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 35% तक पहुंच गई, यानी 100 में से 35 लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रहे हैं। डिसअप्रूवल रेटिंग 61% है, यानी 100 में से 61 लोग कह रहे हैं भाई साहब माफ कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच आपकी सेवा के लिए, अब आप जा सकते हैं। 4% न्यूट्रल है, ना तो समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। उनका कहना है जो करना है करें, हमें कोई मतलब नहीं। और ये सर्वे पूरे अमेरिका में कराया गया। ये सर्वे 17 से 20 जुलाई 2026 तक चली। संकेत क्या है? संकेत यह कि सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी जनता ने बजा दी। तो सवाल यह कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि चक्रव्यूह में तो फंस चुके हैं, निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुर्सी जाएगी नहीं, लेकिन बचेगी भी नहीं।
राष्ट्रपति रहेंगे लेकिन फैसले बड़े नहीं ले पाएंगे। जिस तरह से मनमाने तरीके से फैसले लेते हैं अभी, ऐसे कुछ डांस मूव्स करके वो साइन करते हैं, जब जी आए किसी पर भी हमला कर दे, किसी भी देश में घुस जाते हैं, राष्ट्रपति उठा लेते हैं, वो सारा खलेवर खत्म हो जाएगा, वो सारा गुरूर चूर चूर हो जाएगा। तो क्या करेंगे ट्रंप? जंग में इसी तरह घिसते पिटते रहेगा अमेरिका? बहुत बड़ा हमला करेंगे या कोई JCPOA जैसा कोई डील कर लें ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, सारा स्यापे खत्म। मैं अगर डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार टीम में होता, मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया, पहले मेहमानों का वेलकम कर लेते हैं। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। सैयद अली अदनान जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, थोड़ी देर में। और पूर्णिमा नाथ अमेरिका से लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार टीम में होता, एडवाइजर टीम में, तो आलोक जी मैं ये कहता कि देखिए आप एक काम कीजिए, आप ईरान के साथ बातचीत कीजिए कि हम आपको परमाणु कार्यक्रम चलाने की अनुमति देते हैं, आप अपना परमाणु कार्यक्रम चलाकर बिजली बनाइए, मेडिकल का काम कीजिए, और जो 60% एनरिच यूरेनियम है वो आप हैंडओवर कर दीजिए, क्योंकि 60% एनरिचमेंट से आपका कोई लेना देना नहीं है। बाकी हम आपके ऊपर सैंक्शंस हटा लेंगे, आपकी जो संपत्ति फ्रीज है वो भी हम आपको वापस कर देंगे। आपको बस इतना ही करना है कि वो 440 किलो जो एनरिच्ड यूरेनियम है 60% वाला, वो IAEA को हैंडओवर कर देना है। दैट्स इट, इतनी सी बात है। बाकी आप होर्मुज भी खोल लीजिए और आपकी संपत्तियों को भी हम वापस दे रहे हैं और आपको स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम में भी एंट्री दे रहे हैं। तो मेरा ये आइडिया पसंद आया कि नहीं आलोक जी, आपको क्या लगता है? फिर मैं पूर्णिमा जी, विनोद जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, देखिए आपने जो आइडिया दिया है ना, उस आइडिया पर तो लगभग एग्रीमेंट हो ही गई थी कि 60 दिन के बाद इस पर चर्चा होगी कि यूरेनियम को कैसे हैंडओवर किया जाए और कहाँ दिया जाए और कैसे वहां से निकलेगा। बात वहां नहीं फंसी हुई है, बात फंसा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, क्योंकि ईरान इस जिद पर अड़ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो अपने कंट्रोल में रखेगा। अमेरिका को खतरा क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात कि ईरान क्यों कंट्रोल करना चाहता है? सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, क्योंकि ईरान जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर उसका कंट्रोल रहा तो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं सबके तेल व्यापार को वो इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल करेगा यहां से बैठ के, और वो एक शक्तिशाली देश के रूप में मिडिल ईस्ट में स्थापित हो जाएगा। और अमेरिका धीरे धीरे, अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट में कमजोर हो जाएगी, क्योंकि सारे मिडिल ईस्ट के देश फिर ईरान के रहमो करम पर आ जाएंगे। और यही बात अमेरिका जानता है कि मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा का मतलब है कि धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका की रुखसती, और इसीलिए अमेरिका ये नहीं चाहता है। बात वहीं पर फंसी हुई है, यूरेनियम पर भी बात नहीं फंसी हुई है। अब देखिए विवेक जी, मैं बता रहा हूं, ट्रंप के पास बहुत ही पेचीदा स्थिति है अभी, बहुत ही पेचीदा। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जो बताया ना उनका डिसअप्रूवल रेटिंग, अभी जो उसी उसी ओपिनियन पोल में ये पता किया गया कि वो इस वार को कितने लोग सपोर्ट करते हैं, तो सिर्फ 28% है। ओनली 28% पीपल इन अमेरिका आर सपोर्टिंग वार विथ ईरान। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है इनके पास। ये जानते हैं कि अगर कुछ विशेष नहीं हुआ कुछ ही दिनों के अंदर में, तो नवंबर का बाई इलेक्शन वो हार जाएंगे और फिर इनकी बहुत बड़ी थू-थू होगी। दूसरी तरफ इनके पास ऑप्शंस क्या है, जो विवेक जी आपने बताया, ऑप्शंस ये है कि या तो वो सिर्फ ब्लॉकेड करें और ईरान को चोक करें और प्रेशर बनाएं, ताकि धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाए और ईरान टेबल पे आ जाए बात करने के लिए, जो कि हो नहीं रहा है, क्योंकि वहां की रिजीम ऐसी है कि वो इस चोकिंग से और इतने प्रेशर से मान में कंट्रोल में आने वाली नहीं है। दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि इतनी भयंकर बमबारी करें कि ईरान जो है वो बिल्कुल हताश हो जाए और तब टेबल पे आए। तो वो भी इनका पर्पस सर्व इसलिए नहीं होगा कि बमबारी करने से इनका मकसद वहां सर्व नहीं होने वाला है। ये चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है डीन कैन, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में पिछले बृहस्पतिवार को बता दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रीफिंग में कि साहब सिर्फ एरियल बमबारी से हम अपने ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सकते वहां पे, क्योंकि उनके जो वार मशीनरी है वो इतनी अंडरग्राउंड है, उसको आप डैमेज नहीं कर सकते हैं।
अगर ईरान की वार मशीनरी को अच्छी तरह से ध्वस्त करना है तो वो सिर्फ एरियल बम्बार्डिंग से हम नहीं कर सकते। डेन केन ने बहुत साफ शब्दों में अमेरिका को बता नहीं, दिया है। आपने सर, अब ट्रम्प मैं आपने कहा कि भाई 440 किलो यूरेनियम पर बात नहीं फंसी हुई है। दरअसल ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसे देखूं तो मामला उधर से ही इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि ईरान को भरोसा नहीं है। ईरान का मानना यह है कि चलो हमने 440 किलो यूरेनियम एनरिचमेंट वाला दे भी दिया, क्या भरोसा है कि उसके बाद अमेरिका वापस घूम के नहीं आएगा। अभी जेसीपीओए था, जेसीपीओए फाड़ के फेंक दिया अमेरिका ने 2 मिनट में। नहीं, बराक ओबामा ने डील किया, डोनाल्ड ट्रंप ने फाड़ के फेंक दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप डील करेंगे, अगला राष्ट्रपति आके फाड़ के फेंक देगा। इसकी क्या गारंटी है कि भाई 440 किलो यूरेनियम वो दे भी दे तो अमेरिका उसको छोड़ देगा, बख्श देगा, नहीं मारेगा, फिर हमले नहीं करेगा। अमेरिका की कोई गारंटी नहीं है। मैटर ऑफ द फैक्ट यही है सर। विवेक जी, बात आप सही कह रहे हैं। वो तो ट्रस्ट डेफिसिट है ही है दोनों के बीच में। लेकिन मुद्दा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फंसा हुआ है ना। दोनों अड़ गए हैं। वो कह रहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने सर, वो कह रहे हैं वो 440 किलो यूरेनियम देने के बाद हॉर्मुज खोल दे, उसके बाद अमेरिका फिर पीछे मुड़ जाए, उसका क्या करेंगे? अमेरिका अगर वादा खिलाफी कर जाए, उसका क्या? वादा खिलाफी का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसे भरोसा कर ले कोई अमेरिका पर? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। भाई हम इंडिया पे भी सैंक्शंस लगा रहा है, हमने कौन सा तेल खरीद लिया भाई? तेल चुरा लिया तुम्हारा अमेरिका में जाकर। पूर्णिमा नाथ जी समझाएं जरा, क्या चाहता है अमेरिका? जब सबसे आज की वक्त में सबसे बड़ी दिक्कत ट्रस्ट की है, जो अमेरिका पर नहीं हो पा रहा है, जो अमेरिका ने कैरेक्टर बिल्डिंग की है अपने देश की और अपने खुफिया एजेंसियों की। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपको जय। याद दिला दूं, कुछ दिन पहले हमारी यहाँ पे जो दो पार्ट्स ऑफ कांग्रेस है, हाउस पास करके वर्ड पावर्स रेजोल्यूशन पास किया है और सेनेट ने उसको पास नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ है? कांग्रेस बेसिकली हैड एन अपॉर्चुनिटी टू रीएसर्ट इनकी जो वर्ड पावर्स रेजोल्यूशन का जो एक पावर है कांग्रेस के हाथ में, वो फिर से वो उन्होंने रीअसर्ट नहीं करके ट्रम्प के ऊपर फिर से ब्रॉड एक अथॉरिटी दे दिया कि आप जो करना है करो। सो अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस जो हमारी जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो वीकेंड हो चुकी है और ये इसकी आप थोड़ी दिन के बाद देखेंगे। मेरे ख्याल से मिड टर्म में ये क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली ये शॉर्ट टर्म में आपने सही कहा है कि ये ट्रस्ट फैक्टर फेल हो चुकी है। आपको 2 दिन की पहले बात याद दिला दूं, इट्स नॉट जस्ट रिपब्लिकन, ये डेमोक्रेट में भी सेम सिचुएशन है। ये डेमोक्रेटिक एक सेनेटर है जिसका नाम है डिक ब्लूमेंथल। उनके स्टेटमेंट आप देख लीजिए, वो लिटरली इंडिया और चाइना को दोष दे रहे कि वो रशिया को एम्पावर कर रहे हैं उनका ऑयल खरीद के और फंडिंग रशियन वॉर। तो इंडिया और चाइना को पनिश करना चाहिए। तो ये सब जो अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट्स आ रही है, आपको मैं याद दिला दूं, ये जो बात होती है और डिप्लोमेसी की बात होती है और कॉन्वर्सेशन की बात होती है, तो पहले तो वो चल तो रहा था। ईरान क्यों जाएगा? आप मुझे बताइए। आप फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स एंड पुट योरसेल्फ इन दिस पोजीशन। आप तो फाइट भी नहीं कर पाते थे। ईरान तो वहां पे खड़े हुए हैं और अपना दबदबा भी दिखाया। तो अब अमेरिका क्या कर सकता है मैम? अमेरिका, ट्रम्प के पास विकल्प क्या है? मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो आधी शक्तियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। जी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी उनके पास फिर भी थोड़ा बहुत टाइम तो है मिड टर्म से पहले। तो वो चाहते, अभी डिफरेंट पीपल विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो सेइंग डिफरेंट थिंग्स। आपको याद दिला दूं, पहले जाके वांस इज द वन हु सेइंग दैट यहाँ से निकलो। बट जो मार्को रूबियो है वो बहुत टफ और माचो मैन की जैसा बात करते हैं। वो ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज दे देना है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड उसके बाद आप हेक्सेट को देखिए, ही वांट्स टू गो लिटरली बम्बार्ड। And I'm not sure whether Trump is going to do that or not. But at the end of the day, I don't know whether we have another option or not. ये जाके 2 आपने हफ्ते ठीक के कहा, लिए इन लोगों ने अपने ईरान को सलाहकार खत्म भी कर वैसे ही सकता है। जुटाए हैं। मैं अगर होता इनकी सलाहकार की टीम में तो मैंने अब तक सॉल्व कर दिया होता। लेकिन इन्होंने ये मीट हेड लोग जो जुटाए हुए हैं ना, ये पीट हेग्सेथ का नाम लिया अभी थोड़ी देर पहले पूर्णिमा जी ने। वो आदमी मुझे एक डिप्लोमैट या एक
पॉलिटिशियन या एक स्टेट्समैन कम लगता है। वो आदमी मुझे एक्शन फिल्म का हीरो ज्यादा नजर आता है। ब्रिगेडियर साहब, पीट हेग्सेथ को अगर आप देखें, बढ़िया टैटू रखते हैं, बिल्कुल फिट फाट आते हैं एकदम माचो लुक में, और कहते हैं भाई ईरान को सबक सिखा के मानेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि पहली बात तो उनको कोई इस तरह का कॉम्बैट एक्सपोजर नहीं है। दूसरा, उनकी जो मतलब कॉम्बैट स्ट्रेटजीज हैं वो बिल्कुल मतलब टेम्पलेटेड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं कि साहब वहां अगर ऐसा किया जाए तो ऐसा होगा, और उसी की वजह से अमेरिका ये खामियाजा उठा रहा है। एक सबसे बड़ी ब्रिगेडियर साहब, ऐसा नहीं लगता आपको प्रॉब्लम ये हॉलीवुड की फिल्म में ये टॉम क्रूज की मूवी ज्यादा देखते हैं कि 4 फाइटर जेट F-35 गया, दुश्मन को मटिया मेट किया, वापस आ गया, लैंड हो गया, फिल्म खत्म हो गई, हैप्पी एंडिंग, ये उस तरह से देखते हैं और फिर उस तरह से स्क्रिप्ट बना लेते हैं और उस तरह से हमला करा देते हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं आपने ठीक कहा कि बिल्कुल ये हॉलीवुड की फिल्म ही लग रही है, लेकिन इसकी जो एंडिंग है वो बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि इसमें अगर आप ये देखें कि ट्रम्प साहब ने पहले तो ये नी जर्क रिएक्शन लिया, ठीक है। दूसरी बात आप ये देखिए आज मतलब उनका जो समर्थन है वो किस कदर गिर चुका है। तीसरी चीज ये है कि वहां सेनेट ने भी इसको मंजूरी नहीं दी है कि साहब ईरान पे मजीद हमले किए जाएं। तो ये ईरान का जो वॉर है ये दूसरा वियतनाम अमेरिका के लिए बनता जा रहा है। अब ट्रम्प साहब की बात ये है कि साहब मतलब वो सोचते बाद में है, पहले वो एक्शन कर देते हैं। और उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि देखिए आज की तारीख में कोई भी देश, बिकॉज द टोटल वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज नाउ, नो टू नेशंस फाइट, it is the group of nations, it is the groupings, it is the alignment, alliances which fight. आप रूसो यूक्रेन युद्ध को देख लीजिए, मतलब उसके सूत्रधार भी तो मतलब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ही था। तो अगर आप ये देखें आज 1:5 का पावर रेशियो है रशिया और यूक्रेन का, लेकिन आज यूक्रेन 5 साल हो गए अभी भी जमा हुआ है। तो ये बताता है कि और अमेरिका ने कोई इस चीज से सबक नहीं लिया, क्योंकि देखिए ईरान तो खाक में मिलता ही जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि वो अमेरिका को कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और ट्रम्प साहब को ये चाहिए, मतलब उन्होंने कहा था ना कि बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं। तो वो बाकी के लोगों को ये करना चाहता है। और एक और बड़ी चीज है कि ईरान में कई पावर सेंटर्स हो गए हैं। अब अगर वो चेंज ऑफ रिजीम की बात करते हैं या वो एलिमिनेशन ऑफ रिजीम की बात करते हैं या कोई इस तरह के पॉलिटिकल असैसिनेशंस की बात करते हैं, तो आप कहाँ वहां जो पावर है इट इज उसका जो एप्लीकेशन है इट इज फ्रेगमेंटेड। तो वहां आप किस किस को आप मारेंगे? तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बन गया है कि साहब वो कैसे इसमें से मतलब इस क्वैगमायर से वो निकले। तो ये सब चीजें देखते हुए अब उनके पास एक ही विकल्प बचता है मेरे हिसाब से, कि वो ईरान से ये कहें कि ठीक है, आप जो संवर्धित आपके पास यूरेनियम है उसका पीसफुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप कोई इस तरह का हथियार नहीं बनाएंगे, जौहरी हथियार, जो विश्व के लिए एक समस्या बने। और वो कहते हैं ना कि मतलब यू शुड लिव पीसफुली एंड लेट मी ऑल्सो लिव पीसफुली। तो एक वही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सर। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आपके पास 5-6 हजार किलो एनरिच्ड यूरेनियम है। सैयद अली अदनान रिजवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसमें से 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम बकौल अमेरिका आपने 60% एनरिच किया हुआ है। 60% एनरिचमेंट का वैसे भी कोई मतलब नहीं अगर आप हथियार नहीं बनाना चाहते। मैक्सिमम 20% में आपका सारा काम हो जाना, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो और भी दूसरे आपके कोई काम हो। अगर इतने ज्यादा एनरिच करके आपने भी कहीं ना कहीं दुनिया को धोखे में रखने की कोशिश की, तो अब जब बात हो रही है तो ठीक है, आप दे दीजिए 440 किलो, बाकी का यूरेनियम आप रखिए और उससे आप अपने क्लीन एनर्जी वगैरह को काम कीजिए, और आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उसको हटाने की आप अमेरिका से बात कर लीजिए। विन विन सिचुएशन में आप भी रहिए, दुनिया को भी थोड़ी सेंस ऑफ रिलीफ मिले। क्यों जी अदनान रिजवी जी? जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। सबसे पहले तो आपको और तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज है जी, बहुत धन्यवाद। अब तक मैं पिछले 6 महीने से आपके साथ जब जुड़ता था तो
मैं हिंदुस्तान में मौजूद था। लेकिन आज पहली मर्तबा पिछले 3 दिन पहले मैं ईरान वापस लौट कर आया हूं, और आज पहली बार मैं आपके चैनल पर बहुत दिनों के बाद ईरान से लाइव हूं। तो मैं पहले तो ये बताता चलूं कि मेरी जो खुद 6 महीने पहले की कैफियत और आज जो है काफी जमीन आसमान का फर्क है। हर रात जो मैं अब तक सुनता था कि लोग बाहर निकलते हैं सड़कों पर और जो है इंतकाम का मुतालबा करते हैं और ट्रंप को और नेतन्याहू को मारने की बात करते हैं, वो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये जो भी बात कही जाती है और पिछले 5 महीने से बात कही जा रही है कि ईरान तो खाक में मिल गया, ईरान तबाह हो गया, मुझे वो खाक कहीं नजर नहीं आई, मुझे वो चीज नजर नहीं आई। मैं तेहरान से कुम जो है 120 किलोमीटर का फासला है, मैं वहां से यहाँ तक आया और कुम में मैं टहल रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी जमीन, कोई ऐसा इलाका नजर नहीं आया जो खाक में मिलता हुआ हो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे तेहरान में वो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, खासकर जो साहिली इलाका है, जो समुद्री इलाका है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है, वहां पर काफी तबाहियां हैं। लेकिन यूं कहा जाए कि पूरा ईरान खाक में बदल गया है, ये मेरे ख्याल से हमारी कम समझी है और हमें कम मालूमात है। दूसरी बात ये कि मेरा सवाल ये है कि असल में ट्रंप के पास ऑप्शन बचा ही नहीं है। सारा खेल, सारा मैदान जो है वो अब ईरान के हाथ में है। ईरान तय कर रहा है कि ट्रंप को इस जंग से कब निकलना है और कब नहीं निकलना है। ट्रंप ने 40 दिन की जंग ईरान पे थोप के देख ली कि जीत मुमकिन नहीं है। सीज फायर करके देख लिया, उसमें भी ट्रंप हारे। एमओयू साइन हुआ, उसका उल्लंघन भी ट्रंप ने किया। अपनी नाक के बंदियों के बावजूद आज तक कोई एक शिप भी ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजार पाए। उसके साथ साथ जितने भी हमले अब ईरान कर रहा है, अभी तक ईरान ने जॉर्डन पर हमला उस तरह से नहीं किया था, ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया। अब ट्रंप के पास ये तक ऑप्शन नहीं है कि अगर ईरान की तरफ से 2 मिसाइल्स आ रही हैं तो वो चॉइस करते हैं कि किसको मारें, किसको रोकें और किसको ना रोकें, क्योंकि उनके पास भी हथियार की कमी होती जा रही है। तो खुलासा यह है कि अब मिड इलेक्शन से पहले ट्रंप के पास ऑप्शन नहीं है कि वो इस जंग से निकले, मगर ये कि वो अपनी धमकी भरे लहजे को खामोश करें और सलीके से आके प्यार से बात करें। और वो जो ईरान की शर्तें हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिकी फौजियों को निकलना होगा और इस बात की जमानत देनी पड़ेगी कि ईरान पर अब कभी दोबारा हमला नहीं होगा। आपने देखा होगा अभी भी MI6 मोसाद के एजेंट्स जो है वो अभी भी बाज नहीं आए हैं। वो मुश्तबा खामनेई के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो कहां पर छुपे हैं, कहां पर बैठे हैं। तो इस तरह से ईरान जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान की आवाम सड़कों पर यही मुतालबा कर रही है कि हमें खून का बदला खून से चाहिए, और ईरान की हुकूमत भी इसी तरह से आगे बढ़ रही है। जी, खत्म हुई बातचीत की टेबल पर खत्म हुई है कि नहीं? मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर अमेरिका और ईरान जी इस बात पर सहमत हो जाए कि भाई आपने जो 60% यूरेनियम एनरिच किया हुआ है वो आप हैंडओवर कर दो, बाकी हम आपको सैंक्शंस में रिलीफ दे देंगे, होर्मुज में भी आपको रिलीफ दे देंगे, बाकी जगहों पर हम अपना नेवल ब्लॉकेट भी हटा लेंगे, हम आपको स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम में भी वापस ले आएंगे, हम सारी सहूलियतें, सारी रियायतें दे देंगे, हम आपकी फ्री संपत्तियों को दोबारा ओपन कर देंगे। तो क्या ईरान वो 440 किलो यूरेनियम नहीं दे सकता IAEA को या यूएस के हवाले नहीं कर सकता, जिससे कि उसको एक सेंस ऑफ रिलीफ हो जाए कि ठीक है ईरान अभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा? बिल्कुल मेरा तो ये कहना है कि न सिर्फ ये कि दे नहीं सकता है, दे देना चाहिए। लेकिन सवाल विवेक जी ये है कि आप इंसाफ से दिल पर हाथ तक बताइए कि इस बात की जमानत कौन देगा, भरोसा कौन? क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर ईरान ने दे भी दिया तो क्या ये ब्लॉकेट हट जाएंगे? क्या दोबारा मुश्तबा खामनेई पर हमला नहीं होगा, या जो है अमेरिका बाद हो जाएगा? तो सवाल ये नहीं है। पहला सवाल ये है कि अमेरिका पर ईरान को बिल्कुल भरोसा नहीं है। दूसरी बात अहम तरीन ये है कि मतलब अमेरिका जिस बात के वहीं पर आ गई, मैं समझ गया आपकी बात आलोक जी। यही तो मैं कह रहा था कि वो अग्रीमेंट करके अगर दे भी दें, बाद में अग्रीमेंट वो तोड़ भी देगा, तो अमेरिका से कौन पूछने जा रहा है कि भाई आपने अग्रीमेंट क्यों तोड़ा? कोई पूछ रहा है क्या? देखिए विवेक, वो अटैक भी कर दे तो कौन पूछने जा रहा है आपने ईरान पर दोबारा क्यों हमला किया? अब तो ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम भी नहीं रहेगा जो वो सौंप चुका होगा IAEA को। फसाद की जड़ ही यूएस है क्या आज की तारीख में? हाँ ठीक है, मानता हूं मैं, लेकिन उसका एक तरीका है विवेक जी। उसका यह तरीका यह है कि ईरान ये बोल सकता है कि यूनाइटेड नेशंस और रशिया को भी बीच में साथ में लाइए, दोनों तरफ से गारंटी हो, मैं यूरेनियम देने को तैयार हूं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार हूं। वो तो बोल ही नहीं रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, बोल रहे कि नहीं हम बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे, और अमेरिका कह रहा है कि आपको खोलना ही पड़ेगा। बात वहां पर ही फंसी हुई है ना। अब देखिए विवेक जी, मैं आपको बता रहा हूं इधर हुआ क्या है, जो आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। अभी जो पूर्णिमा नाथ जी ने बताया ना, वहां पे कांग्रेसमैन और सीनेट मेंबर्स की एक सीक्रेट ब्रीफिंग की गई है
मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ के द्वारा। उस ब्रीफिंग से जब लोग निकल के आए हैं कांग्रेस मेंबर्स, उसके बाद सीनेट में ये पास हुआ है 53 वर्सेस 47 वोट से कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप को आक्रमण करने के लिए, रोकने के लिए कांग्रेस बाध्य नहीं करेगी। जो पूर्णिमा नाथ जी ने भी बताया ना कि उनको हाथ फ्री कर दिए हैं, वो ये डिसीजन है। और उसके बाद से जब मीटिंग के बाद से वहां एक सीनेटर है क्रिस मर्फी, वो डेमोक्रेट है, कनेक्टिकट के हैं, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि दिस इज सीरियस एज इट गेट्स। उन्होंने हमें रूम में बताया कि अभी आने वाले दिनों में अमेरिकी सैनिकों की भी मौतें होंगी, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। सो ही शोइंग शॉक कि जो प्लानिंग जो बताई गई है पीट हेगसेथ के द्वारा और मार्को रूबियो के द्वारा, सारे कांग्रेसमैन को बताया गया है कि आपके पास, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है और हमारे पास खतरा क्या है और हम फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं। तो वो जो पिक्चर वहां से सेनेटर्स ने और कांग्रेसमैन ने ब्रीफिंग के बाद आकर के दी है, वो अच्छी पिक्चर नहीं है। नेतन्याहू की मीटिंग हुई है, उसके बाद तुरंत बाद सऊदी अरेबिया के प्रिंस के जो भाई हैं वो आए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि वो एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं अभी। हालांकि उन्होंने यूएस के साथ मिलकर के इराक में अटैक किया है, जो ईरानी प्रॉक्सी है उसके ऊपर में, क्योंकि उन्होंने अटैक किया था। लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया अभी इस पक्ष में नहीं है कि युद्ध का दायरा बढ़ाया जाए। लेकिन बातें काफी गर्म हो चुकी हैं विवेक जी, और कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है एक बड़ा हमला करेगा। कम से कम इनके जो पिकैक्स माउंटेन्स हैं और जो अंडरग्राउंड लोकेशंस हैं उस जो पे। डिटेल्स आप दे रहे हैं उसके हिसाब से मैं जो ड्रॉ कर पा रहा हूं वो सिचुएशन बूट्स ऑन ग्राउंड वाली है। ये बूट्स ऑन ग्राउंड सिचुएशन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो ब्रीफिंग जिस तरह से बताई जा रही है। क्या पूर्णिमा नाथ जी, क्या ऐसा हो सकता है यूएस की तरफ से? कितना भेजेंगे विवेक जी? 100,000 बूट्स भेज देंगे ईरान पे? और यहाँ पे अमेरिकन लोगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है डील करना कि हमारे कंट्रीज में यहाँ पे लोग मरे। दे वांट पीपल टू डाई इन अदर कंट्रीज, नॉट हियर। और अमेरिकन्स को वहाँ से फ्लैग में निपट के यहाँ पे लाना, दे कांट सी दैट। और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, पीट हेगसेथ और पेंटागन और दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज हाइडिंग एक्चुअली कितने लोग मरे हैं। आपको एग्जांपल दे दूं, पहले बोले थे 14, उसके बाद 18 आया था, उसके बाद उसको निकाल के 14 बनाया था। फिर जब कंप्लेंट आई थी फैमिली मेंबर से, तब उस नंबर को बढ़ा के लगाया गया था, लेकिन वो डिफरेंट पेज में लगाया गया था। तो ये दे आर ट्राइंग टू, एक्चुअली आपको मैं बताऊं क्या हो रहा है, दैट इवन इफ दे आर ट्राइंग टू हाइड हाउ मेनी अमेरिकन पीपल वर किल्ड, इवन नाउ आपको लगता है वो बोल देंगे कितने लोग मर गए अमेरिका की? क्योंकि यहाँ पे ये छोटे से मैटर में वो 14 लोगों का, 18 लोगों का नंबर भी यहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए तैयार है। और आपको नहीं लगता कि बड़े बड़े मैटर में, जैसे आप थोड़ी देर पहले सर ने बताया था कि अगर ईरान ने दे भी दिया यूरेनियम, कैसे आप ट्रस्ट करोगे कि अमेरिका इज नॉट गोइंग टू अटैक? तो फिर तो डेडलॉक में फंस चुके हैं। और आप कह रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड करने की नहीं सोचेगा फिलहाल अमेरिका। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है? बिल्कुल अमेरिका की जरूरत नहीं है कि वो अपनी जो ट्रुप्स हैं उनको ईरान में उतारे। देखिए, रही बात कुर्दिस्तान की, जहां से उसको कुछ सपोर्ट की उम्मीद थी, लेकिन उसने कुर्दिस्तान के पीठ में भी छुरा भोंका है। और आपने खुद अपने नैरेटिव में कहा था कि भाई अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है। दूसरा, जिस तरह का जुनून ईरान की जो फौज है, चाहे वो IRGC हो या और बाकी जितने उनके मतलब मिलिशियाज हैं या जो उनकी और फौज है, उनके ऊपर अब पूरा जुनून सवार हो रखा है। देखिए, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, मैन, मटेरियल एंड मोरल। मोरल ईरानियन आर्मी का बहुत हाई है, ठीक है। दूसरा, मटेरियल सपोर्ट इतना कम नहीं है जितनी लोग मतलब उसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि बाकी के देश भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा, आप देखिए, मैन, कोई कमी नहीं है ईरान में। आप देखिए, हर 12 या 14 साल का बच्चा बिल्कुल तैयार है, महिलाएं तैयार हैं कि साहब हम अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी भूल होगी अमेरिका की। उसने वियतनाम में एक मतलब अपना किस तरह से उसका नुकसान हुआ वो देखा, अफगानिस्तान में उसने देखा। अब तो देखने वाली बात होगी ब्रिगेडियर साहब कि अमेरिका कौन सा ऑप्शन चूज करता है, क्या किस विकल्प की तरफ जाता है। ये बहुत डिपेंड करेगा अमेरिका के
अभी के सिचुएशन पर, खास करके इस ऐसे वक्त में जब उसकी मिसाइल्स के स्टॉक की भारी कमी की बात की जा रही है। बहरहाल आप मेहमान को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। समय सीमित था, बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।